दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। इश्क नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए। चुमक जिब्राईल ने तलिया आका को रब ने अर्श पे बुलवाया है, वो भी इतनी रात गए। शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। अल्लाह अल्लाह बाग़ अदन है और मेराज का मंज़र है। सारा ज़माना ठहर गया है, वो भी इतनी रात गए। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ तलहा नफीस नाथवा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही प्यारा कलाम इन्होंने पढ़ा। अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए, अल्लाह का घर देखने की, मदीना जाने की। और माशाल्लाह से दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम के करीब है और रहमतें बरकतें हम समेट रहे हैं। खुसूसी नशरियात रमज़ान की, इसमें मैं सहरिश सुहेब और मोहम्मद कामरान आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 18वां रोज़ा है और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हदीस मुबारक के साथ करना चाहूँगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ किया, उसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। अब से 2 दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी हमसे जुदा हो जाएगा और फिर जहन्नुम से आज़ादी का अशरा आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस माह में खुद की आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हुकूमत का क़याम आया अमल में 1 साल हो चुका है। क़यामत खेज दिन रहा। रहती दुनिया तक कौम को अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 का साल याद रहेगा, जब शेख और नोश की कीमतें तो कम ना हो पाई। मुतवसत तबका अशिया के इस्तेमाल में कमी पर मजबूर हो गया। 40 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अवाम दिन ब दिन गिरती मईशत के मलबे तले पिसते जा रहे हैं, मगर कहीं ये मलबा शरीफ खानदान की सियासत को भी दफन ना कर दे। हुकूमत कुछ तो होश के नाखुन ले। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मन घड़त मुकदमात, गिरफ्तारी, कैदो बंद की सऊबतें, नशरियात की बंदिश, पाबंदियां, मुलाजमीन को धमकियां, धोन्स, एग्जैक्ट को बहाना बनाकर बोल न्यूज को निशाना बनाया गया। उफ, क्या जुल्म है। इस सब के बावजूद बोल न्यूज कल भी डट कर खड़ा था और आज भी खड़ा है। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज वजीर खेल का ओहदा संभालते ही एक्शन में आ गए। पंजाब में रमजान स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों से 900 से ज्यादा एथलीट्स काबिलियत के जौहर दिखा रहे हैं। और रमजान और अफ्तार दस्तरखान पर सजे मजेदार पकवान, कोई अपना हाथ कैसे रोके। लेकिन तली हुई चीजों के जिल्द पर असरात से बचाव कैसे मुमकिन है। मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट आज हमारी मेहमान होंगी।
बिल्कुल जनाब, रोज़ों में हम लोग कोशिश करते हैं पानी ज़्यादा पिए, लेकिन उसके बावजूद एक्नी हो जाती है, तो स्किन स्पेशलिस्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे आगे चल। तो आज 9 अप्रैल है, ठीक 1 साल कबल आज ही के दिन रजीम चेंज के जरिए इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था, मगर इस 1 साल में महंगाई जो है वो 2 गुना हो चुकी है। बेरोजगारी के तमाम पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं, और जो इमरान खान की मकबूलियत को खत्म करने चले थे, आज वो मजीद लोगों के दिलों में बढ़ चुकी है। बिल्कुल, पीटीआई आज यौम सियाह मना रही है, और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें मुजम्मिल असलम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी तो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर गहरी नजर है, हमसे ज्यादा आपको पता है कि चल क्या रहा है, पाकिस्तान कहाँ था, कहाँ पहुंच गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये यूजुअली सालगिरह वो मनाता है जिनकी जो है ना घर में पैदाइश हो या जिनको कोई ओहदा मिले तो वो मनाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जिनको हुकूमत मिली वो आज बरसी मना रहे हैं, और जिनकी हुकूमत गई वो जश्न मना रहे हैं आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का। उसकी वजह ये है कि ये जो बड़े बोल बोल कर आए थे, गुमराह कर कर आए थे, और इन्होंने जो एक रिजीम चेंज जिसे कहते हैं कि किया था, और किस तरह किया था, उसको जो है अल्लाह ताला ने जो है उतना ही जिसे कहते हैं कि इनको सबक सिखा लिया, या आप ये कह लें कि मकाफात अमल। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जब 7 अप्रैल को हमारी हुकूमत गई थी पिछले साल, तो आटा जो 20 किलो था 1500 रुपए का था, आज वो 3270 रुपए का हो गया है। फिर इसी तरीके से चावल जो है बासमती 140 रुपए किलो था, वो 250 रुपए किलो हो चुका है। जो खाने का बीफ गोश्त जिसे कहते हैं, बड़े का गोश्त 600 रुपए से वो 900 रुपए हो चुका है। चिकन जो है 270 से 500 रुपए हो चुकी हुई है। चाय की पत्ती 258 से 560 हो चुकी हुई है। अंडे 130 से 280 हो चुके हैं। दूध 120 से 200 रुपए हो चुका है। घी जो है 1240 का 5 kg का डब्बा मिलता था, वो 1650, 2.5 kg का वो 1635। ये तो एक महंगाई थी। कहा यह जाता है, अभी कल ही मैंने एक ट्वीट शेयर की है कि जब से पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक आलमी मार्केट में खाने पीने की अशिया जो है उसमें 20% की कमी हुई है, और पाकिस्तान में इस दौरान 50% का इजाफा हुआ है। तो अंदाजा लगा लें कि कितने नाअहल, ये तो सिर्फ मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। अब आप कोई भी चीज उठा लें मईशत की, आज मैं चैलेंज देता हूँ इसाक डार, वो मिफ्ता इस्माइल या और कोई भी, कि कोई ये एक, सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना, एक कोई चीज बता दे कि इन्होंने माशी तौर पे जो है पीटीआई से बेहतर कर दिया, ठीक है ना, रुपए ने 100। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये सारी जो मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदगान से बात करते हैं, तो जितनी आपने खामियां गिनवाई वो इन सब का जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत को गिनवाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? और मौजूदा जो माशी इस वक्त हमारी सूरत हाल चल रही है, इससे निकलना मुमकिन है? वैसे देखिए, पहली बात तो ये कि दूसरी सवाल का जवाब आपको दे दूं कि मुश्किलात से निकलना ही जिसे कहते हैं ना कि मुश्किलात आने के बाद निकलना ही अगला स्टेप होता है। तो ऐसा कोई आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, और जो है हर चीज का हल होता है, बस नीयत अगर अच्छी हो, और नीयत अच्छी ना हो तो फिर तो अच्छी चीजें जो है उस पर बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई जो है अपने माशी प्लान्स पे काम कर रही है, काफी हद तक हमारी गहरी नजर है। आप बता रहे हैं कि रोड मैप भी है, आप लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, गहरी आपकी नजर है, कुछ बता सकते हैं कि अंदाजन आपकी नजर में वापस उस जगह पर जाने में कितना वक्त दरकार होगा? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा इस चीज पे बिलीव नहीं करता टाइम फ्रेम पे। डिपेंड करता है सेंटिमेंट्स पे, और सेंटिमेंट्स अच्छे हो तो कभी कभार जो है तवक्कुआत से पहले जो है चीजें पूरी हो जाती है, और अगर सेंटिमेंट्स अच्छे ना हो तो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा आगे चली जाती है। तो ये एक टाइम फ्रेम देना जो है, मैं समझता हूँ कि बेवकूफाना बात है, और फिर उसके बाद लोग बात पकड़ लेते हैं, ये तो कह रहे थे 100 दिन में ये कर लेंगे, 90 दिन में ये कर लेंगे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जब हालात चेंज होते हैं ना, तो वो जो है खुद ब खुद इंसान का जो है ना खून बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे कल को इलेक्शन, जैसे मैं कहता हूँ अभी नई हुकूमत भी नया, अगर आज इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देना, आपको हलचल आना शुरू हो जाएगी नजर, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हुकूमत आएगी, किसकी आती है ये तो अल्लाह ताला को पता है, फर्ज करें कि पीटीआई की आती है, तो एक जो बहुत बड़ा तबका जो पीटीआई की हुकूमत के आने का इंतजार कर रहा है, जैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानी,
वो जो है पैसा जो है पाकिस्तान में भेजना शुरू कर देंगे। उससे ज्यादा पैसा मैं समझता हूँ कि बाहर जाने से ज्यादा पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया लोगों का, आपको अंदाजा नहीं है। और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते। 100 रुपए में गिर रहे हैं, सूद की शरह सूद 21% हो गया हुआ है, टैक्सों की भरमार है, बिजली गैस बंद की भी हर एक की। तो इस तरह हम अपने सरमाए को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो जब किसी को बेहतर नजर आ जाए, एक जैसे मिसाल दे देता हूँ आपको, एक इलाके में अगर गैर यकीनी सूरत हाल है, चोरी डाके बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो मोहल्ला लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पता लगता है कि एक मिनट सिर्फ, जैसे ही पता लगता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, पुलिस वाले अच्छे आ गए और उन्होंने डाकू पकड़ना शुरू कर दिए, तो उस इलाके की वापस से मांग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही पाकिस्तान का है कि जैसे ही सही हुकूमत, सही लोग, अभी तो छोड़ के सब भाग रहे हैं ना, सबको चोरी डाकी का खतरा है कि उनके साथ हैंड ना हो जाए, लेकिन जैसे ही पता लगेगा उन्हें कि ये इलाका मजबूत है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, आपने जो इलेक्शन होने की बात की है, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो तब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी भंवर में फंसा हुआ है उससे निकल पाएगा अगर इलेक्शन नहीं होते? जो फिर आपने जो ये 1 साल में मुश्किलात देखी है, ये कुछ भी नहीं है, इसका पहाड़ बन जाएगा आगे आने वाला। चलिए, इस पे कोई इस वक्त इस हुकूमत पे कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कल एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है, उसने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की माशी गैर यकीनी सूरत हाल और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का सवाल ही नहीं पैदा। ये कल उनकी रिपोर्ट है। अल्लाह ताला बेहतर करे। और इलेक्शन अगर अदालतें खैर सभी उनकी तरफ देख रहे हैं, जो वहाँ से मामलात होंगे, अल्लाह करे कि ये इलेक्शन करवाने पड़े फिर इनको। एक बात कर दूं, इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालतों ने फैसला दे दिया, अब अवाम का काम है उस पर अमल दरामद करना, हुकूमत का काम है उस पर अमल दरामद करना। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने टेलीविजन। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और कोर्ट चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए हैं। एग्जैक्ट को बहाना बनाया गया है और बोल को असल में निशाना बनाया गया है। बोल वर्कर्स की मावराए अदालत गिरफ्तारियां भी हमने देखी हैं और दौरान हिरासत बेतहाशा तशद्दुद भी किया गया उन पर। नाज़रीन, मसला सिर्फ एक था कि सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये हथकंडे इस्तेमाल किए गए और बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया कि इंटरनेशनली हमारा इमेज क्या जा रहा है, हमारी बात को कोई संजीदा कैसे लेगा जब तासुर ये होगा कि मुल्क इसमें बनाना रिपब्लिक है, जब हक और सच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने को इस्लामी जमहूरी रियासत, लेकिन इस जमहूरी रियासत में आज़ादी इजहार राय ही नहीं कि अगर आप सच बोलेंगे, हक बात करेंगे तो हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जाएगा, किसी तरीके से आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप बात नहीं समझेंगे तो फिर वहशियाना तशद्दुद किया जाएगा। जुल्म और जबर की एक तवील दास्तान है जो कि 2015 से शुरू हुई और अभी तक जारी और सारी है। हमने देखा है कि इवन हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं उनको भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको पाबंद सलासिल किया गया। अगर बात की जाए जमील फारूकी की, बात की जाए सिद्दीक जान की, बात की जाए इमरान रियाज खान की, तो उनको भी पाबंद सलासिल किया गया। इवन कोर्ट चेयरमैन बोल शुएब शेख साहब को भी पाबंद सलासिल किया गया, लेकिन वो हक और सच की बात के साथ डटे हुए हैं और हमेशा डटे रहेंगे। आपको बताते चलें कि मन घड़त मुकदमात बोल के कोर्ट चेयरमैन पर बनाए गए, एग्जैक्ट को बहाना बनाया गया, जबकि असल निशाना बोल को बनाया गया। बोल वर्कर्स की मावराए अदालत गिरफ्तारियां भी की गई। बिल्कुल, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी। जमील, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ किया गया आखिर मकसद क्या था? आप मकसद समझा दें, हमें भी समझ आए। मैं सारिश आपका पूरा टॉपिक देख नहीं पाया। आप रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात कर रही हैं। जिस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उससे पहले से जो जुल्म की दास्तान जारी है, जो मन घड़त बोल के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पाबंद सलासिल किया गया, आखिर इसकी वजह आप तो खुद गुजरे हैं सबसे, आपको वजह समझ आई? आपका कसूर क्या था? देखें, आज सबसे पहले तो ये इंतहाई तारीख स्याह का ये बाब है। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। पाकिस्तान के कोई 7 एंकर थे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थे, उनमें से एक था। उस रात तो जो कुछ हुआ वो हमने कई दफा बारहा रिपोर्ट किया है।
लेकिन गुज़िश्ता 12 महीने के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर की गई हैं, जिस तरह सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया, बरहना किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने की कोशिश की गई, और फिर उन तमाम स्ट्रीम्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बोल टेलीविजन, बोल मीडिया नेटवर्क जो हक और सच की बात करता है, हमेशा अदलिया और मुकन्नना के साथ खड़ा होता है, पार्लियामेंट को सुप्रीम समझता है और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म है, उसको दबाने की कोशिश की गई। हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, हमारे एंकर्स को, हमारे को चेयरमैन को। ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी ना किसी तरह खौफ पैदा करके, खौफ के साए मंडलाए इनके सरों के ऊपर और ये सच और हक की बात करना छोड़ दें। तो ना तो हमारे को चेयरमैन शुएब शेख साहब इससे पीछे हटे, ना हम पीछे हटे, लेकिन उनके मकासद अभी तक ना तो पूरे हुए हैं और ना ही वो जबर का सिलसिला कहीं पे जाके रुकता हुआ आप देख रहे हैं, कहीं पे जाके रुकेगा ये सिलसिला? देखें, दिस इज एन इररिपेयरेबल लॉस और ये वापस एक तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है और इररिपेयरेबल लॉस है। ये दोनों चीजें वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट तो होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, इस हुकूमत के होते हुए, इस हुकूमत में बैठे हुए फस्ताई तर्जुमानों के होते हुए और जिस तरह के लोग इस मुल्क के अंदर चीजों को गवर्नेंस के नाम पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत चला रहे हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी जल्दी खत्म होगी और ना ही इसके असरात आने वाले 50 साल तक खत्म होंगे। ये बहुत गलत किया है इन्होंने। शुएब शेख वाज नॉट ए टेररिस्ट। सही, शुएब शेख वाज नॉट ए टेररिस्ट कि आपने उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा ढांपकर उनको अदालतों के चक्कर लगवाए। जमील फारूकी वाज नॉट ए टेररिस्ट कि आपने हमें पाबंदी सलासल किया, एब्डक्ट किया, 28 घंटे तक खाने पीने को कुछ नहीं दिया और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर हाथों पे हथकड़ियां लगा के पांव में बेड़ियां पहना के आपने हमें हमारे ऊपर जबरे मुसलसल रवा रखा। तो ये तो जुल्म है। जुल्म की एक रात खत्म होती है, सुबह जरूर होती है। हमें तवक्कुआत बहुत हैं और सबसे ज्यादा तवक्को हमारी इस मुल्क की आजाद और गैर मुतज़लज़ल अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। वो सब देख रहे हैं और अगर हक और सच के ऊपर डटकर उन्होंने फैसले किए, हमेशा करते हुए नजर आते हैं। पूरी आवाम की इस वक्त जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, अदलिया बोल टेलीविजन को। नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज तलहा नफीस से हम कोई नात सुने। तलहा भाई, अगर कोई नात हमें सुना दें आप। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि घर कुछ है छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत। वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़वातीन का मसला, तो इसलिए मैंने कामरान को बोला आप थोड़ा टाइम मुझे दें क्योंकि ख़वातीन आपको पता है रोज़ों में किचन में काफ़ी काम करना पड़ता है। अफ्तार एक्स्ट्रा एक होता है, उसको तैयार दस्तरखान को सजाना एक बड़ी ड्यूटी होती है। तो ऐसे में जब आप हीट के पास काफ़ी टाइम रहते हैं, फिर रोज़ा भी होता है, पानी भी नहीं पीते, तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड उस तरीके से मतलब नहीं, आप जब नहीं इंटेक वाटर इंटेक खाने के भी बहुत शौकीन होती हैं, खाने के शौकीन का मसला ये है कि जनाब हमें तली हुई आइटम्स भी चाहिए। तो ऐसे में स्किन केयर बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, खाना क्या है, पानी कितना पीना है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस डॉक्टर लाइबा शेख हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम टू आवर शो। सवालात मेरे आपने सारे सुन लिए? मैंने सुन लिए। तो मुझे ये बता दें, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। अच्छा, रमज़ान में क्या खाएं, क्या
पिए कि हमें एक्नी ना हो, स्किन हमारी ग्लो करे, अच्छी लगे? देखें, सबसे पहली बात तो हम पूरा साल फ्राइड आइटम्स खाते नहीं हैं या बहुत कम खाते हैं। इस महीने में हम स्पेशल एहतमाम करते हैं कि हम फ्राइड आइटम्स खाएं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी खाने से एक्ने का इतना ताल्लुक नहीं है, बट ऑयली आइटम्स आर नेवर गुड फॉर योर हेल्थ, ये तो एक बात है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि व्हेन एवर यू ओपन योर फास्ट, जब भी आप रोज़ा खोलें तो किसी गर्म चीज़, मतलब गर्म पानी या डिटॉक्स वाटर या ग्रीन स्मूथी से स्टार्ट करें, कोई हेल्दी चीज़ से स्टार्ट करें, रादर देन डायरेक्ट ठंडे रूह अफ़ज़ा पीने से या ठंडी कोई भी चीज़ इस तरह पीने से जो आपका सिस्टम स्टार्ट ना कर सके सही से। सेकेंड चीज़ ये कि फ्राइड आइटम्स पीपल ईट, बट अगर 2 समोसों के बजाय 1 समोसे खा लिए जाएं, 4 स्प्रिंग रोल्स के बजाय 2 स्प्रिंग रोल्स खा लिए जाएं, दिस कैन प्रिवेंट, राइट? यू कांट स्टॉप द फ्राइड फूड, राइट? दूसरी बात ये कि अगर देखें रोज़ा हमारा मुंह का है, मुंह पे चीज़ें लगाई जा सकती हैं। जो ख़वातीन खाना बना रही हैं वो प्लीज़ चूल्हे के जाने से पहले जब जाती हैं कुकिंग से तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, राइट? दैट विल प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम हीट जो पिगमेंटेशन क्रिएट करता है, ये जो पोर्स क्योंकि बहुत से लोग हैं उनका ख्याल ये है कि सन ब्लॉक जो है आपने घर से बाहर निकलना है तभी आपने लगाना है। आई नो कि बहुत से लोग जो है वैसा ख्याल करते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले। मर्द जरा ज्यादा ख्याल रखते हैं, कामरान भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। ये सनस्क्रीन लगाते हैं। I do use sunscreen. The only cream I use is sunscreen, लेकिन वो मैं घर से बाहर निकलते हुए यूज करता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपको आधा घंटा पहले, घर से निकलने से भी आधा घंटा पहले लगाएं। ओके, और उसका ड्यूरेशन भी होता है कि आपने कितनी 2 घंटे सिर्फ वो उसका सनस्क्रीन का असर रहता है, उसके बाद आपको रीयूज करनी पड़ती है सनस्क्रीन। ओके। एंड ग्लैड के मार्केट में काफी इस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं दैट यू कैन जस्ट स्प्रे इट सिंपली। फॉर एग्जांपल अगर आप शूट पे हैं या आप कहीं पे भी हैं, यू कैन जस्ट कैरी इट इन योर बैग में रखें और उसके ऊपर स्प्रे कर दें। और खवातीन के लिए तो टिंटेड सनब्लॉक्स भी बहुत आ गए हैं। हां जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्किन को हाइड्रेटेड कैसे रखना है, ये सवाल है। क्योंकि तली हुई चीजें तो एक साइड पे हैं, क्योंकि सारा दिन हमने पानी नहीं पीना होता। आपने सुबह के वक्त पानी पीना है और फिर कई घंटों तक आपका पानी आप पी नहीं सकते हैं, तो आपकी स्किन को बहुत इफेक्ट करती है ये बात। कैसे इस कमी को पूरा करें? देखें, आप इफ्तार के बाद से सहूर तक का बहुत टाइम है, उसमें काफ़ी पानी पिया जा सकता है। सहूर के टाइम पे 1 लीटर, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 2 o'clock, आप 12 बजे से पीना शुरू करें टिल 3-4 बजे तक आप आराम से 1 लीटर पी सकते हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप रमज़ान में पानी नहीं पी सकते। आप बिल्कुल पी सकते हैं। आप इफ्तार से शुरू करें एंटिल दैट टाइम, और प्लीज़ मॉइस्चराइज योर स्किन। आपको उसके रोज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कोई खुदा ना खास्ता रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, और मॉइस्चराइजर की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है कि किस स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो ऑयली स्किन पे वो बहुत ही एक्सट्रीमली थिक जो है मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और फिर एक्ने प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है जी हमारी स्किन तो बहुत ऑयली, हमें मॉइस्चराइजर यूज़ ही नहीं करना है। अच्छा, वैसे आप एज अ स्किन स्पेशलिस्ट क्या आप ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को रिमूव करवाना सही समझती हैं? देखें, एक्सट्रैक्शन सही बंदे से करवाना ज़रूरी है, बिकॉज एट टाइम्स अगर बहुत डीप एक्सट्रैक्शन हो जाती है तो वो स्कार छोड़ देती है। और मैंने ये भी देखा कि जो लोग वाइट हेड्स एक दफ़ा रिमूव करवा लेते हैं, अगर वो ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम ना रिमूव करवाएं तो वही पिंपल्स बन जाते हैं। दैट्स ट्रू, बिकॉज वो डीप स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, तो यू नीड टू रिमूव इट आउट। उसके लिए बेहतर ये है कि वो हो ही ना। अगर हम प्रॉपर क्लिनजिंग करते रहें, प्रॉपर मेकअप उतारें, टोनर यूज़ करें, जो स्किन हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको सही से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, एक और बात, अब खवातीन की स्किन के हवाले से तो हर कोई बात करता है, मर्दों की स्किन के हवाले से कोई भी बात नहीं करता। बिल्कुल, बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो व्हाट डू यू रिकमेंड के जो एक मर्द है उसकी डेली रूटीन में स्किन केयर में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि आदमी जो मर्द हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइव भी करते हैं, उनका सन एक्सपोजर औरतों से कई ज़्यादा होता है। इवन हमारे हाथ जो हैं, लाइक इट्स मोस्टली लाइक दैट कि क्योंकि ड्राइव, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि मेरे हाथ जो हैं काले हो जाते हैं। बाकी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। मैं गाड़ी ज़्यादा ड्राइव करती हूँ तो मेरा भी स्किन का जो फेस का कलर है हाथों का बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और यहाँ तक ग्लव्स पहनने के बावजूद, ग्लव्स भी पहनती हूँ मैं। ग्लव्स अगर आप ब्लैक पहन रही हैं तो आप और स्किन और सन को और आप अब्सॉर्ब कर रही हैं, तो यू नॉट सपोज्ड टू वेयर ब्लैक। मेरे पास ऑफ वाइट है। अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है। तो उसका भी यही हल है कि सन ब्लॉक ये भी स्किन का अपना ही जिस्म का हिस्सा है। मैंने ये भी देखा है कि हम जितनी भी क्रीम्स अप्लाई करते हैं वो यहाँ तक करते हैं, गर्दन को हम शामिल ही नहीं करते, हाथ को भी शामिल नहीं करते। तो प्लीज़ जो सन ब्लॉक अप्लाई करें या कोई भी चीज़ जो आप अप्लाई करें वो अपने हाथ तक, जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं यहाँ तक, यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आ रही है, कुछ लोगों को देख के मैं हंस पड़ती हूँ जो कानों पे भी लगाते हैं, पीछे गर्दन पे भी लगाते हैं। It's actually good because it's part of your skin, right? Part of your face. So you should. अच्छा, I don't use that, लेकिन I'll surely do that. Yeah. And plus, with a lot of light here as well, you need to.
You need Okay. to, yeah. अच्छा, अब मुझे ये बताएगा वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनका स्पेशली इस्तेमाल रमजान में बहुत जरूरी है स्किन केयर के लिए? लेमन कुछ लोग बहुत ज्यादा यूज करते बहुत हैं। अच्छी बात है वो। लेमन यूज़ करें, क्यूकम्बर यूज़ करें। क्यूकम्बर इज समथिंग जो आपको हाइड्रेट रखता है। क्यूकम्बर यूज़ करें। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच हो गया, एवोकाडोज हमारे पास अवेलेबल इतने नहीं होते आराम से, लेकिन एवोकाडोज हो गए, सेलरी हो गए, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं रमजान। चले जनाब, सब खवातीन को समझ आ गया होगा कि आपने क्या खाना है। मर्दों को भी समझ आ गया। बिल्कुल। स्टोव के पास जाने से पहले आधा घंटा पहले आपने सनब्लॉक को यूज करना है ताकि आपकी स्किन को वो डायरेक्टली हीट इफेक्ट ना करे। पानी ज्यादा पिए। और कुछ बात कर लेते हैं खेलों की भी। रमजान मुबारक की बात की जाए तो इस महीने में अक्सर पाकिस्तान में रातों को क्रिकेट का रुझान बढ़ जाता है और नौजवान रात भर क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। मगर रवां साल पंजाब यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज किया गया है, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन समेत दीगर खेल जो हैं वो भी शामिल हैं। और इन गेम्स में पंजाब के कुल डिविजन्स में से 900 खिलाड़ी हैं वो शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और ये जबरदस्त ये सारा जो एथलीट्स की शिरकत है, 900 से जायद ये हो रहा है इवेंट। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में मुशीर बराए खेल पंजाब वहाब रियाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि पर्पस क्या है, ख्याल कैसे आया आपको? आप तो बिल्कुल इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, पर्पस ये था कि रमज़ान का महीना है और आपको पता है कि यहाँ पे खेलों का जो फ़रोग़ है रमज़ान में स्पेसिफिकली जो अफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक चलता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट करवाएं जिसमें हम अपने जितने भी पंजाब के एथलीट्स हैं उन लोगों को जो है हम लोग इसमें बुलाएं और उनको अच्छे इंसेंटिव्स दें और इसको एक अच्छा मेमोरेबल जो टूर्नामेंट है हमारा रमज़ान का। और ऑब्वियसली ये हमारा पहला इवेंट है स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो हमने कहा कि इसको ज़रा हम एक अच्छे लेवल पे करें ताकि इसमें जितने लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो और जो लोग हैं और वो भी आके इसकी हौसला अफजाई करें प्लेयर्स की अपनी साथ। अच्छा वहाब साहब, अब ये जो सीरीज होने जा रही है इस हवाले से बताइएगा, स्पॉन्सर इसको कौन कर रहा है? देखिए, हमारे साथ स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड है। देखिए, हॉकी का सबसे पहले बात करूंगा। आपको पता है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम हॉकी को रिवाइव करें और यही हमारे वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि हम हॉकी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसके बाद अलीम खान साहब जो पाक व्यू से हैं, उनसे मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी हॉकी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो जब हम लोगों ने टूर्नामेंट अनाउंस किया तो पाक व्यू केम ऑन बोर्ड, थैंक्स टू अलीम खान और उनकी टीम का, कि उन्होंने जो हमारा आइडिया था एक कि हम लोग किस तरह हॉकी को रिवाइव कर सकते हैं, उसमें हमें बड़े इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उसमें हमें बच्चों के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा ताकि लोग ग्राउंड में और वो टूर्नामेंट देखे। तो सबसे पहले तो पाक व्यू का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नदीम उमर साहब का जो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर है, उन्होंने एक टीम इसमें ख़रीदी, वो फैसलाबाद ग्लैडिएटर्स के नाम से। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी, दे आर ऑन बोर्ड विद अस एज वेल। उन्होंने टेबल टेनिस, कबड्डी और क्रिकेट को जो है वो स्पॉन्सर किया है। सो अच्छी चीज़ थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट के पास स्पॉन्सर्स आए हैं और वो टीमों जो हैं वो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको ऑन कर रहे हैं। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा वहाब साहब, एक बात जो कि मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिसने मुझे भी बहुत सरप्राइज़ किया था कि भाई आपका कोई पॉलिटिकल एज सच करियर नहीं था, लेकिन जब पता चला कि आप मुशीर बराए खेल पंजाब आपको मुकर्रर कर दिया गया है, तो ये मतलब आपको पहले से पता था या आपके लिए भी सरप्राइज़ था? देखिए, बिल्कुल मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी वो नहीं है लेना देना। और ऑब्वियसली देखें, बात ये कि ये इंटरिम सेटअप आया था और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया था। जो भी पॉलिटिकल रीजंस थे इसकी वजह से वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि व्हेन इट कम्स तो मुझे एक ऑफ़र मिली जिसमें मुझे ये कहा गया कि आपने स्पोर्ट्स को देखना है, क्योंकि हम चाहते हैं एक स्पोर्ट्समैन हो और वो स्पोर्ट्स को चलाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है कि स्पोर्ट्समैन को किस चीज़ की कमियाँ होती हैं, किस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, तो वो आप आके कर सकते हैं। सो आई थॉट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर प्लेयर्स, आवर स्पोर्ट्समैन। हम देखते हैं कि हम लोगों को एज ए क्रिकेटर तो बहुत इज़्ज़त मिलती है, लेकिन शायद दूसरी स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर नहीं मिलता दूसरे प्लेयर्स को। तभी हम इस दफ़ा आए और हमने शुरू ही इस तरीके से किया कि हमने बड़े अच्छे इंसेंटिव्स रखे हैं ये जो टूर्नामेंट्स हम करवा रहे हैं, ताकि हम सबको अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा वहाब साहब, अब दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप खुद खिलाड़ी हैं और अब खुद एक आप वजीर भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप आजकल मैनेज कैसे कर रहे हैं?
मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली पहला टूर्नामेंट है तो मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। अगर आप देख रहे हो तो हमारा ये लाइव कवरेज पीटीवी कर रहा है, और सिर्फ पीटीवी लाइव कवरेज नहीं कर रहा, 6 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें दराज है, जिसमें ARY ज़ैप है, जिसमें तमाशा है, टैप मैड है, विडली है और यूट्यूब। सो देखिए हम लोगों को ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम टूर्नामेंट करवाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं वो मैक्सिमम इस टूर्नामेंट को देखें, हमारे प्लेयर्स को देखें। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ये मैंने 6 जिनके नाम लिए, इनके ऊपर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और हॉकी को आप पीटीवी पे लाइव देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली देखिए इन सारी चीज़ों को करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो हम लोगों ने मैनेज करने के लिए, मेरा टाइम तो इसमें काफ़ी निकला, लेकिन मैं ये है कि मैं ट्रेनिंग जो है वो कर लेता हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम, तो मैं अपनी अच्छा वैसे बात साहब एक बात है, एक बात है माशाल्लाह ये सारा इवेंट जिस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं और जो आपने बताया, ज़ाहिर रिजल्ट्स नज़र भी आ रहे हैं कि इस लेवल पर ये इवेंट हो रहा है, 900 एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जहां पर खिलाड़ी की अपनी बात आ जाती है और जब वो मुशीर बराए खेल भी हो तो फिर ये होता है कि जनाब वैसे बात करते हैं दीगर खिलाड़ियों के मोराल को हाई करने की, उनकी परफॉर्मेंस को मजीद बूस्ट अप करने की, खुद अच्छा परफॉर्म ना करें तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि नहीं जनाब हमें भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं देखिए बात यह है कि इन द एंड कि ये होता है कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आपके अच्छे और बुरे दिन होते हैं। एज अ स्पोर्ट्समैन आपको बस ये देखना होता है कि आप अपनी पूरी एफर्ट करें, आप 100% दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो फिर सारे सक्सेसफुल हो जाए। तो ये ऐसे टाइम आता है कि जिधर वो सुई चलती है, ऐसे जिगजैग चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आई थिंक कि आपको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने अपना कम्प्लीटली बेस्ट दिया है या नहीं है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, यू गिव योर बेस्ट शॉट, बाकी रिजल्ट विल टेक। अच्छा लास्ट क्वेश्चन वहाब साहब आपसे करना चाहूंगा, फैमिली का रिएक्शन कैसा है? फैमिली क्या अब आपसे नाराज रहती है कि पहले भी कम टाइम देते थे, अब आप मुशीरे खेल भी बन गए हैं तो मजीद कम टाइम दे रहे हैं, या फिर वो खुश हैं कि ठीक है मुशीरे खेल भी बन गए अब? हाँ नहीं, फैमिली जो है वो थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़े से हो रहे हैं, क्योंकि मैं बेटियां मेरी 2 हैं, मैं सुबह 11 बजे चला जाता हूँ और फिर आता हूँ 10-15 मिनट के लिए इफ्तारी के बाद, और फिर दोबारा इन्हीं चीज़ों में बिजी रहता हूँ। बेगम को भी टाइम नहीं दे पा रहा, घर में अम्मी है उनसे भी उस तरीके से बात नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं शिकायत ज़रूर है, लेकिन आई थिंक दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको अच्छे तरीके से मैं जो है। चलिए जी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि आप बैलेंस कर रहे हैं और अपनी जो बेगम है उनकी भी आपने नाराज़गी अब दूर करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। हमें दिया नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।